सुप्रभात बच्चों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ 3, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन जी। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 30 जून 1911 में हुआ था। वह मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई थी। ये हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। मैथिली एवं संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला से भी वे जुड़े रहे। बांग्ला भाषा और साहित्य से नागार्जुन का लगाव शुरू से ही रहा है। ये था नागार्जुन जी का साहित्यिक परिचय। अब आप पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय की चोटियों से निकलती हुई नदियां अपना रूप किस प्रकार बदलती हैं, इस विषय पर लेखक ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अब हम पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। प्रस्तुत पाठ में उन नदियों का वर्णन है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुँचने तक कई रूप धारण करती हैं। मैदानी इलाकों में ये नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मैदानी भागों में नदियाँ माता के समान बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसीलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही लेखक के मन में उत्पन्न हो गया था। आगे देखते हैं। परंतु जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में ही सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब लेखक सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गए थे तो नदियों का अलग ही रूप देखकर वो हैरान हो गए थे। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली ये गंगा, यमुना और सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती उसकी इन बेटियों की जो बाल लीला है, उसको देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य होता है। क्योंकि जब पहाड़ों से जब लेखक ने नदियों को देखा
तो वहाँ पर वो बहुत ही पतली धारा के रूप में बह रही थी। लेकिन जब ये नदियाँ मैदानी भागों में पहुँचती हैं तो बहुत ही विशाल बन जाती हैं और शांत हो जाती हैं एकदम। तो ये सब लीलाएं जो नदियों की लेखक ने देखी, इनसे लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। आगे देखते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही हुआ है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का अपार प्रेम पाकर भी ये नदियाँ असंतुष्ट क्यों हैं, अतृप्त क्यों हैं, तथा क्या लक्ष्य है इनका जिसको प्राप्त करने के लिए ये बेचैन होकर चली जा रही हैं, एक दिशा में भागी जा रही हैं। वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ जाएगी। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती हैं तो क्या उन्हें बीते दिन अपने याद नहीं आते कि जो इन्होंने पर्वतों पर अपने दिन बिताए थे, क्या उन्हें इनकी याद नहीं आती? वहाँ इनका उछलना कूदना, मस्ती करना आपस में, ये सब इन्हें ज़रूर याद आता होगा। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए तो ज़रूर परेशान होता होगा, लेकिन यदि हम उससे पूछें तो उसके पास मौन के अलावा और कोई उत्तर नहीं होगा। यानी कि अगर हम हिमालय से कुछ प्रश्न पूछें तो वो इसका उत्तर मौन में ही देगा, वो चुप ही रहेगा, इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिल सकेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। भार देखते हैं इसका। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं। ये क्या हैं? हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं। मतलब जैसे हिमालय का हृदय पिघलता रहता है तो उसमें से जो हृदय में से बूंदें उसकी टपकती रहती हैं, ये सब नदियाँ उसी का ही रूप हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर बहती रहती हैं। समुद्र की ओर जाने की एक होड़ मची रहती है उनमें, यही इसमें बताया गया है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है।
मैदानों में इन नदियों को देखकर लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए भले ही सामान्य बात हो सकती है। पहाड़ी लोगों के लिए भले ही उन्हें इनमें कोई आकर्षण नहीं लगता हो, क्योंकि वो उसको हर समय ही देखते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हर समय आंखों के सामने कोई चीज़ रहती है तो उसमें उनका आकर्षण कम हो जाता है। तो यही बात लेखक ने यहाँ बताई है कि भले ही उनमें पहाड़ी लोगों का ना ही आकर्षण रहा हो, उनके लिए कोई सामान्य बात ये हो सकती है, लेकिन लेखक को यह रूप उनका इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को, श्वशुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई संकोच नहीं है। आगे देखते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। कालिदास ने अपने मेघदूत में बेतवा नदी को प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। अर्थात कालिदास ने एक लिखा था महाकाव्य मेघदूत, और उसमें उन्होंने जो नदी है उसको प्रेमिका के रूप में बताया था। लेखक कहते हैं कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर भी कोई इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि जो नदियां हैं वो प्रेमिका के रूप में हैं। आगे देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, संसार की माता कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो सबका पालन पोषण करती हैं, इसीलिए इनको लोकमाता की संज्ञा दी गई है। परंतु लेखक इन नदियों को माता, बेटी और प्रेमिका का रूप भी दे रहा है। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है। वह इन्हें बहन भी बना लेता है, क्योंकि लेखक जब थोलिंग में रहते थे, ये तिब्बत की बात है, मतलब वो तिब्बत में एक थोलिंग स्थान का नाम है। जब ये वहाँ पर रहते थे कुछ समय के लिए, तब ये परेशानी के समय में जब ये परेशान होते थे, उदास होते थे, उस समय उन क्षणों में ये लेखक सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ जाते थे और शीघ्र ही तुरंत ही इनका मन तरोताज़ा हो जाता था, जैसे ही ये नदी को देखते थे या उसके किनारे पर बैठते थे। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते सुलझा देती है, वहीं बैठा बैठा लेखक अपनी सतलुज बहन पर एक कविता भी लिख देता है। क्या है वह कविता? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज
बहन तुम्हारी। यह कविता लेखक ने वहीं पर नदी के किनारे बैठे बैठे गुनगुना डाली थी। धन्यवाद।